दोस्तों, 3 महीने पहले बिहार में एनडीए की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और अभी तक वहाँ की राजनीति बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से उस चुनाव में बिल्कुल मरने की स्थिति, मृत प्राय हो गई थी। यानी कि जिस तरीके से महागठबंधन ये दावे कर रहा था कि बिहार में उनकी सरकार बनने जा रही है, बावजूद जब रिजल्ट इसके सामने आता है तो विपक्ष के दावे हवा हवाई हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पहले ये माना जा रहा था कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में चुनाव चल रहा है, जो मुकाबला दोनों के बीच में था। लेकिन जब आखिरी 15-20 दिन बचे, तब जन स्वराज पार्टी ने जिस तरीके से राजनीति में और मीडिया में अपने आने का जो संकेत दिया, उससे लग रहा था कि अब मामला त्रिकोणीय होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब रिजल्ट सामने आया तो सबके दावे और वादे फेल हो गए और एनडीए काफ़ी मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाने में सफल हो गया। इन सब चीज़ों को लेकर जहां पर प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं और चुनावी रणनीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने पहले भी भारतीय जनता पार्टी की कई जगह पर सरकार बनाई। खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी का जब मिशन चल रहा था, प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी पूरे देश में घूम रहे थे, तो उनकी रणनीति को तय करने के लिए प्रशांत किशोर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नीति के आगे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या एनडीए हो, सब कोई इस बात को मानने को तैयार है कि वो एक कुशल रणनीतिकार हैं। और इस बात में एनडीए ने जिस चतुराई से अपने कैंडिडेट्स को उतारा और उनको जिताने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग किया। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र ने मिलकर जिस तरीके से चुनाव आयोग का इस्तेमाल अपनी चुनावी जीत करने के लिए किया, उसका तोड़ किसी के पास नहीं था। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एसआईआर बिहार में कराया, 65 लाख लोगों के वोट काटकर ये साबित कर दिया कि विपक्ष का मानना है कि जो 65 लाख वोट कटे वो उनके समर्थक थे। खास तौर से उन लोगों के वोट कटे जो कि संप्रदाय विशेष से आते हैं, और आरजेडी व कांग्रेस का मानना है कि उनको संप्रदाय विशेष के लोगों का भरपूर समर्थन मिलता है। लेकिन चुनाव आयोग ने और एनडीए की रणनीति के आगे विपक्ष बिल्कुल फेल रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक चुनावी जीता और उनको 132 पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीट पे जीत हासिल की, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीट पे हाथ साफ किए। वहीं उनके अन्य घटक ने भरपूर सफलता प्राप्त की। चुनाव में लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी ने को 29 सीट मिली थी, उन्होंने 19 सीट पर अपनी जीत हासिल की। और हम और रालोमा आरएलएम ने उनको 6 सीट मिली थी, टिकट मिले थे, और उन्होंने 6 और 5 सीटें जीती। यानी कि राष्ट्रीय लोकमत हम पार्टी के जो कैंडिडेट थे, 6 कैंडिडेट चुनाव में उतरे थे, लेकिन उनको 5 सीट पे सफलता मिली। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सुपड़ा साफ कर दिया। भारतीय महागठबंधन हवा में उड़ के रह गया। लेकिन 3 महीने बाद अचानक प्रशांत किशोर ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की और ये कहा कि वहाँ पर जो चुनाव हैं उसको रद्द किया जाए। और वहाँ पर क्योंकि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया, उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटकों को फ़ायदा पहुंचाया। और
उनको हर पार्टी को जो समान तरीके से चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ। अतः वहाँ की सरकार गिरा के फिर से एक बार चुनाव कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने एनडीए के नेताओं पर भरपूर आरोप लगाए। चुनाव से पहले किस तरीके से प्रशांत किशोर ने, जो बिहार में एनडीए की सरकार चल रही थी, उनके मंत्रियों में अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और न जाने कितने बड़े नेताओं के खिलाफ में जमकर बोला और उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के बाद वो सभी भ्रष्टाचारी, वो सभी नेता जीत गए और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन 3 महीने बाद अचानक प्रशांत किशोर ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की और ये कहा कि वहाँ पर जो चुनाव हैं उसको रद्द किया जाए। और वहाँ पर क्योंकि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया, उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटकों को फायदा पहुंचाया और उनको हर पार्टी को जो समान तरीके से चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ। अतः वहाँ की सरकार गिरा के फिर से एक बार चुनाव कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने एनडीए के नेताओं पर भरपूर आरोप लगाए। चुनाव से पहले किस तरीके से प्रशांत किशोर ने, जो बिहार में एनडीए की सरकार चल रही थी, उनके मंत्रियों में अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और न जाने कितने बड़े नेताओं के खिलाफ में जमकर बोला और उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के बाद वो सभी भ्रष्टाचारी, वो सभी नेता जीत गए। The Supreme Court has rejected a petition filed by the Jan Suraj party alleging misuse of a state welfare scheme to influence the 2025 Bihar Assembly elections. The party, which was founded by political strategist Prashant Kishore, claimed that new beneficiaries were added to the Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana after the Model Code of Conduct came into effect. The Supreme Court today refused to entertain this petition. A bench of Chief Justice of India Surya Kant and Justice Joy Malia Bakshi today pulled up the party for trying to use a judicial forum to secure relief after having lost the election. How many votes did you get? Once people reject you, you use the judicial forum to get relief, the Supreme Court bench said. Kishore's party had contested 242 of the 243 assembly seats in the 2025 polls but failed to secure a single seat. You just want the election to be declared null and void, the bench said today. The bench said that the High Court is the appropriate forum to decide the matter and eventually allowed the party to withdraw its petition. The Supreme Court today refused to entertain a petition filed by the Jan Suraj party challenging the validity of the 2025 Bihar Assembly elections. The party alleged that the elections were vitiated by corrupt practices after the state government launched. आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसीलिए मेरे लिए ये फैसला लेकिन एक शिकायत है आपसे, आप जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला। आपकी पार्टी जितनी बड़ी हो जाए, लीडरशिप से भागना नहीं चाहिए। एक नसीहत मेरी तरफ से और है कि अब जो आप उतर आए हैं राजनीति में, तो मीर के शब्दों में ये भी याद रखिए, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशागरी का। कितनी बड़ी जीत पर अब वहाँ चैलेंज देने के लिए? ये तो याद होगा, चुनाव में कहते थे कि 25 सीट से हमारा बहुमत आएगा, 25 सीट आएगी तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, क्या क्या तरह तरह के बोल रहे थे।
तो इस चीज़ को मैं उनसे कहना चाहूँगा, उस चीज़ को याद करें। आज पूरे बिहार प्रदेश की जनता ने नेता के कार्यों को, नेता के काम को करने के तरीका को पसंद किया, प्रचंड बहुमत देख रहे हैं। ऋषिकेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि किस बिना पे प्रशांत किशोर ने ये डिमांड की है? वैसे मतलब लगातार जब से चुनाव का परिणाम आया, रिजल्ट आने के बाद एक दो उनके इंटरव्यूज हुए कि भाई आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दावे कर रहे थे सरकार बनाने को लेकर, लेकिन वो सब तो हुआ नहीं और उसके बाद से फिर 2-2.5 महीने लगभग वो न्यूज सर्कल से गायब ही रहे। और अब आए हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है उनकी ओर से कि बिहार चुनाव का परिणाम रद्द कर दिया जाए और दोबारा चुनाव हो। तो उन्होंने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और उस पे अब फैसला भी आ चुका है। पिटिशन उन्होंने खुद वापस ले लिया। उनकी तरफ से चंदर उदय सिंह सीनियर एडवोकेट हैं, वो अपीयर हुए और बेंच जो थी वो खुद सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की थी। तो इन दोनों ने सुनवाई की और उनका मुख्य मुद्दा ये था पिटिशन डालने का कि बिहार चुनाव में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। बीजेपी या एनडीए, जेडीयू, इनके खिलाफ जो भी उम्मीदवार लड़ रहे थे या जो भी पार्टियां लड़ रही थी वो एक लेवल पे नहीं खेल रही थी। और इसका कारण उन्होंने ये बताया कि जो फ्रीबीज का मुद्दा हमेशा जो उठता है कि चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डाले गए, जिसकी वजह से जो एक महिलाओं का जो बड़ा एक वोट है वो शिफ्ट हो गया उनकी तरफ और इसकी वजह से ये पूरा चुनाव प्रभावित हो गया। तमाम विश्लेषणों में ये बात कही जाती है कि हाँ, ये जीत का एक बहुत बड़ा कारण रहा और नहीं तो ये उम्मीद किसी ने नहीं की थी कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री इस लेवल की हो सकती है। मुझे याद आता है वो जब आरजेडी पे और संजय यादव पे जब आरोप लग रहे थे टिकट बेचने का, तो मैं उम्मीदवार का नाम भूल रहा हूँ, मैं उस नेता का नाम भूल रहा हूँ जिन्होंने कहा था कि हाई लग तो रहा है हमारे 25 सीट पे, मतलब उस समय कोई सोचा भी नहीं होगा कि ये इस लेवल पे चीजें आ सकती है कि आरजेडी 25 सीटें जीत सकती है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा, ये एक फैक्ट था, ठीक है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को लेकर गए तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 10-15 मिनट भी ये सुनवाई नहीं चली और चंद्र उदय सिंह को अपना ये पिटिशन वापस लेना पड़ा। अच्छा, तो याचिका भी उन्होंने वापस ही ले ली? याचिका ये रद्द की गई है, इसको नहीं सुना गया। हालांकि उन्होंने पूछा कि आप सेकंड अपील सेक्शन 100 के तहत ऐसा क्या आप लेकर आए हैं कि जिसको हम सुने। उन्होंने कहा कि फ्री बीज के कई सारे मामले पहले से ही पेंडिंग है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में सेम बेंच ने ये कहा था कि फ्री बीज के जो मामले हैं, जो जितने भी पेंडिंग मामले हैं उन पे हम सुनवाई करेंगे। अश्विनी उपाध्याय एक एडवोकेट हैं जो इस चीज पे बहुत ज्यादा अटैकिंग रहते हैं। दिल्ली सरकार इस चीज को इजाद करने में सबसे पहले नाम आता है, तो उस दौरान ही वो उन पे बहुत अटैकिंग थे और उन्होंने फ्रीबीज के खिलाफ ये याचिका दायर की थी, लेकिन इन्होंने उसको एंटरटेन नहीं किया। हाँ। तो आप एक बैकड्रॉप इस तरह से समझिए कि बिहार में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो उससे पहले ही नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री थे और उन्होंने हैं भी, हालांकि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का था और है वाला गायब कर देना चाहिए, वो सर्वविदित मुख्यमंत्री हो चुके हैं। खैर, तो चुनाव से पहले बिहार सरकार की तरफ से एक योजना आती है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और उसके तहत जीविका दीदी जो स्कीम है उससे जुड़ी हुई महिलाओं को डायरेक्ट 10-10 हज़ार रुपए दिए जाते हैं उनके खाते में रोजगार के लिए। और साथ में ये कहा जाता है कि अगर वो जो रोजगार कर रही है वो सफल होता है तो फिर ये राशि 2 लाख की जाएगी दूसरी किस्त में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्रीबीज की तरह देखा भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सीजेआई ने कि ये तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक मदद थी, है ना, तो इस पे आप क्यों ये कर रहे हैं। तब मतलब जो उनके एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि हमारा वो एक डेटा भी उन्होंने दिया था कि 15,000 करोड़ रुपए पहले से जो प्रदेश कर्ज में है उस स्टेट को इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए ये पूरा चुनावी फायदा लेने के लिए ये तमाम चीजें सरकार ने किया था। चुनाव के दौरान भी ये सवाल इसलिए भी उठ रहा था क्योंकि पहली जो किस्त जारी हुई वो आचार संहिता लागू होने से पहले हो गई थी, लेकिन 2 और किस्तें जो लागू हुई, जारी की गई, वो आचार संहिता लागू होने के बाद। अब उसमें फिर टेक्निकल ये है कि अगर कोई स्कीम है जो रनिंग में है, जो शुरू हो चुकी है, उसको तो आप जारी ही रख सकते हैं, कोई नई स्कीम नहीं आप लॉन्च कर सकते हैं आचार संहिता। लेकिन मामला वही है, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि जब इतना ही मामला बहुत खराब चल रहा था तो उस बीच में ही याचिका दायर करते, आपने नहीं किया। तो अब उन्होंने सीधा भाई एकदम इल्जाम लगा दिया, बोला कि आपको कितने वोट आए हैं, मतलब एकदम पूछ दिया कि आपको कितने वोट आए हैं, और अगर आप जीते होते या आप सरकार में होते तो आप भी यही काम करते। इसलिए अब चुनाव चूंकि आप हार गए हैं और अब आपके पास सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि इतने संसाधन लगा के जो पूरे चुनाव कराए गए पूरे राज्य में 2 चरणों में, आप चाहते हैं कि उसको अचानक से हम नल एंड वॉइड करार दे दें, तो ये नहीं होने वाला है। जो सीजेआई हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने ये टिप्पणी की कि भाई आप चुनाव हार जाते हैं उसके बाद आते हैं हमारे पास, अगर आप जीत जाते तो आप भी यही करते। और देखिए ना कि लगातार कल परसों में मैं ये खबरें पढ़ रहा था कि ममता बनर्जी खुद भी वहां जो महिलाओं को लेकर स्कीम चला रही हैं उसकी राशि बढ़ाने की उनकी जुगत है और उस प्रयास में लगी हुई है। केरल में भी इस तरह की कोशिशें हो रही हैं क्योंकि वहां भी चुनाव है, 5 राज्यों के जो चुनाव, झारखंड में हुआ, मतलब झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम हमने देखा, और सारे विश्लेषक लाडली बहना, मतलब जितने भी मुझे लगता है कि सर्वे हुए होंगे उसमें
कहीं भी बीजेपी को एज नहीं दिया जा रहा था मध्य प्रदेश में। तो कहा जाता है कि शिवराज की वो छवि, वो मामा वाली, और उसके बाद जिस तरीके से वो बहन कह के संबोधित करते हैं हर महिलाओं को, और वो जो उनके खाते में पैसे गए, उसने पूरा चुनाव बदल दिया। तो ये एक ऐसा कल्चर है जिसको सभी ने अडॉप्ट कर लिया है। तो किसी पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि ये पार्टी वो पार्टी। और हम लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि वो खुद एक लाभ कार्ड दे रहे थे प्रशांत किशोर, है ना, चुनाव से पहले ही, जब उनके हाथ में सत्ता थी भी नहीं। तो कहने का मतलब कि कई बार सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी गलत नहीं लगती है मुझे, जब वो ममता बनर्जी भी कर रही है, जब वो केरल में भी हो रहा है, जब वो महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, झारखंड में हुआ, बिहार में आप देखिए, बिहार में आरजेडी हमेशा कह रही थी, माई बहन योजना की बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए देंगे। कई बार हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई इतना तो बजट ही नहीं है, फिर ये कहां से देंगे। तो ये सब चीजें अब ना एक नॉर्मलाइज हो गया है। कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार करिए, और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है, जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। और बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए, पास किया भी कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और का? प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछा। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। आपका प्रश्न है तो जवाब दे दूंगा। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, हाँ, व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को। नहीं, ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। मैं कोई नई बात नहीं बोलता। अभी भी लेकिन सम्राट चौधरी कुछ छिपा रहे हैं क्या? मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया। आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको क्या बताएं? थोड़ी सी हो सकती, मैंने तो बता दिया आपको। नहीं, आपको जो जानकारी लेना है वो है उसमें। हाँ, सम्राट चौधरी अगर अपने मुंह से कह दें, नहीं, विरोधियों की जुबान बंद हो जाएगी। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि चीजें तो मैंने बता ही दिया, अब आपको उसको एक्सप्लेन कीजिए, आप देखिए, कुछ तो जांच कीजिए, कुछ तो पता कीजिए। सुनिए सर, आपने 2010 में एक एफिडेविट दाखिल किया, जिस एफिडेविट वो सबको पता है, कोई आपको बताने का नया नहीं है। सुनना क्या है, सुनने नहीं आया हूँ, सुनाने आया हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं सुनने नहीं आता। अरे सुनिए ना सर, अच्छा चलिए सवाल का जवाब देखिए। एक चीज समझिए, 2010 का प्रयास नहीं कहा कि सातवीं दर्जा पास किया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने एफिडेविट दिया। मैं दूसरे आगे पूछ रहा हूँ, ये सब जानकारी आपको चुनाव के 3 महीने पहले मिली है? ये सब 25 साल 30 साल पुरानी जानकारियां थी, आप पहले नहीं ले आए। जब बीजेपी की बी टीम कहने लगे तो आप बीजेपी पे हमलावर हो गए। ये सवाल ठीक है, अभी क्यों? भाई ये बताइए, आप कह रहे हैं जब सब जानकारी पता है, क्या न्यूज 24 ने इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री चलाई है, कोई न्यूज चलाया है कि बिहार में एक ऐसा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री है जिस पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है? भाई 95 की घटना है, आपको क्या मालूम हम लोग को कितने पापड़ बेलने पड़े हैं ये डॉक्यूमेंट निकालने में? तो आप लगे थे? कितनी लाइब्रेरी, नहीं, लोगों ने जब वहां हमको सूचना दिया, उसके बाद कितनी लाइब्रेरियों की खाक हम लोगों ने छानी है, उन पत्रकारों तक पहुंचे हैं जिन्होंने इसको रिपोर्ट को कवर किया है। आज के तारीख में तारापुर के उस इलाके में डर के मारे इनके कोई बोलने को नहीं तैयार है। आपको एक और बता देते हैं नई बात, आप कह रहे सब पता ही है, आपको ये नहीं मालूम है कि 95 में ये अरेस्ट हुए, उसके बाद 96 में उस केस के 2 जो मेन गवाह थे, विटनेस, उसकी भी हत्या कर दी गई। और हत्या करने ये लोग जो गए थे, इनको फिर हत्या जब इन लोगों ने 2 लोगों की कर दी, तो वहां से जब ये लोग भागने लगे तो गांव वालों ने घेर के इनके 6 लोगों को मार दिया। ये भी ऑन रिकॉर्ड है।